क्योंकि अब अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए हैं। ट्रंप ने अगले कुछ दिनों में रूस पर बड़े एक्शन की धमकी क्या दी? रूस ने अमेरिका तक बारूदी हमले का खतरनाक प्लान बता दिया। पुतिन ऐलान कर चुके हैं कि जल, थल और वायु हर तरह से रूस की सेना तैयार है। इधर वो ऑर्डर देंगे और उधर दुश्मन मुल्कों पर प्रचंड प्रहार शुरू हो जाएगा। As I have said on many occasions before, we must have a well-equipped modern fleet that can adequately respond to any threats and risks and challenges both today and tomorrow. That is why improving the capabilities of our Navy, including our submarine fleet, is one of the priority goals for us. ये बात ट्रंप भी समझ चुके हैं कि यूक्रेन रूस में युद्ध विराम की संभावना अब ना के बराबर है, क्योंकि पुतिन जब तक यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर लेते तब तक अपने पैर पीछे नहीं खींचेंगे। You're on Ukraine's side now? No, I'm on nobody's side. I'm on no. Why? I want to. You know what the side I'm on? Humanity's side. I want to stop the killing of thousands of people a week. I want to stop the killing. I want the killing to stop in the Ukraine-Russia war. That's the side I'm on. अब ट्रंप के आगे कुआं है और पीछे खाई है, क्योंकि रूस पर हमला करते हैं तो विश्व युद्ध तय है। अगर रूस पर दबाव बनाने में नाकाम रहे तो सुपर पावर के तमगे पर बट्टा लगना पक्का है। अमेरिका ने सोचा था कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके पुतिन पर दबाव बनाएंगे, लेकिन ट्रंप के इसी ऐलान के बाद रूस ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। यूक्रेन पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। पुतिन के बारूदी इरादे कितने खतरनाक हैं, ये किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत से समझा जा सकता है। दरअसल किंजल रूस की एक विनाशकारी मिसाइल है, जिसे डैगर भी कहा जाता है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। किंजल की रफ्तार करीब 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, लिहाजा इसे एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराना बहुत मुश्किल है। किंजल मिसाइल की रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर है और ये 500 किलो का बम ले जाने में सक्षम है। पुतिन आगे क्या करेंगे और ट्रंप कैसे जवाब देंगे, यही देखना होगा। लेकिन ट्रंप और रूस के पूर्व राष्ट्रपति के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने ट्रंप की धमकी पर टिप्पणी करते हुए कहा, ट्रंप रूस के साथ अल्टीमेटम का खेल खेल रहे हैं। 50 दिन या 10 दिन, उन्हें दो बातें याद रखनी चाहिए। नंबर 1, रूस ना तो इजराइल है और ना ही ईरान। नंबर 2, हर नया अल्टीमेटम एक धमकी है और युद्ध की ओर एक कदम है। ये युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं, बल्कि उनके अपने देश के साथ भी हो सकता है। मेदवेदेव की इसी टिप्पणी से ट्रंप का पारा हाई हो गया। ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा, रूस के असफल पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव, जो खुद को अभी भी राष्ट्रपति समझते हैं, से कहो कि वो अपनी बातों पर ध्यान दें। वे बहुत खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति पर पलटवार करते हुए परमाणु युद्ध के संकेत दे दिए। अगर रूस के पूर्व राष्ट्रपति के कुछ शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका के अत्यंत शक्तिशाली राष्ट्रपति को इतनी घबराहट भरी प्रतिक्रिया देते हैं, तो रूस सब कुछ सही कर रहा है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। यही नहीं, अमेरिका को डेड हैंड से सावधान रहना चाहिए। दरअसल डेड हैंड कोल्ड वॉर के जमाने का रूस का ऑटोमेटिक न्यूक्लियर रिटेलिएशन सिस्टम था, यानी रूस अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु मिसाइलों को लॉन्च करने में हिचकेगा नहीं। ये वही खतरा है जिसे पूरा यूरोप और अमेरिका समझ रहा है, जिसका खुलासा जर्मनी सेना के जनरल क्रिश्चियन फ्राइडिंग ने किया है। क्रिश्चियन फ्राइडिंग का दावा है कि रूस अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाएगा। यूक्रेन पर रूस 2000 से ज्यादा ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमला करेगा। हमले के लिए रूस ने बड़ी तादाद में नए ड्रोन तैयार किए हैं। रूस ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम होगा तो पुतिन की शर्तों पर, न कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की शर्तों पर। आज तक ब्यूरो।
और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे गाजा में इजराइल की बर्बरता थमने रुकने का नाम नहीं ले रही। इजरायली सेना गाजा में भूख से तड़पते लोगों पर गोलियां बरसाती है और रत्ती भर भी तरस नहीं खाती। जैसे ही लोग गाजा में पहुंचने वाली मदद को लेने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें भूख की मौत मरना पड़ता है। और अब गाजा के लिए पश्चिमी देश आगे आ रहे हैं। फ्रांस और ब्रिटेन के बाद अब कनाडा ने भी फलस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। जी हां, कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने कह दिया है कि सितंबर में फलस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बनाने की घोषणा हम करेंगे। लेकिन गाजा में भूखे लोगों पर जुल्म ढाता इजराइल अब इन देशों के विरुद्ध हो गया है। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे गाजा भूखमरी से जूझ रहा है, इजराइल भूखों को मार रहा है। गाजा में भूख की मौत मरते लोग, इजराइल की बर्बरता कम नहीं हो रही। भूखों पर गोलियां बरसाने वाला इजराइल आखिर चाहता क्या है? It's kids, it's children. अब इजराइल के खिलाफ पश्चिमी देश फिलिस्तीन को मान्यता का ऐलान। पहले फ्रांस और ब्रिटेन, अब फिलिस्तीन के लिए आगे आया कनाडा। हमास के नाम पर इजराइल गाजा में कब तक जुल्म ढाएगा? इस वीडियो को देखिए। It's kids. हर रोज ऐसे ही इजराइल की गोलियों का शिकार होते हैं गाजा में भूख से तड़पते और बिलखते लोग। ये वीडियो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे खाने की मदद लेकर जब गाड़ियां पहुंचती हैं तो भूख के मारे लोग इनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और फिर इजराइल की सेना इन पर क्रूरता दिखाती है और गोलियां चला देती है। हर रोज इसी तरह से गाजा में लोग भूख की मौत मारे जाते हैं। एक तरफ से इजराइल भूखों पर गोलियां बरसा रहा है, दूसरी तरफ गाजा में हमले भी कर रहा है। ये वीडियो 31 जुलाई की सुबह का है। गाजा के खान यूनिस में जोरदार धमाका होता है। जैसे ही गाजा में इंसानियत पर जुल्म की इंतहा होते देख अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश बढ़ा और फिलिस्तीन को मान्यता देने की मांग उठी तो इजराइल ने गाजा में फिर से सुबह सुबह बमबारी शुरू कर दी। गाजा में जंग इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई थी और उसका कहर आम लोग झेल रहे हैं। गाजा के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि अब तक 60,000 लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में भूखमरी के हालात ऐसे हैं कि हर 3 घंटे में एक बच्चा दम तोड़ रहा है और गाजा में इजरायली हमले रुक नहीं रहे हैं। आज भी इजरायली हमलों में 62 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जिसमें 19 मौतें खाना लेने के दौरान हुई। यूएन की इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन यानी आईपीसी की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में अकाल से भी बुरी स्थिति है। अप्रैल से जुलाई तक 20,000 से अधिक बच्चों को कुपोषण की वजह से इलाज के लिए भर्ती किया गया है, जिनमें से 3,000 से अधिक गंभीर रूप से कुपोषित हैं। युद्ध की शुरुआत से अब तक कुपोषण के कारण 147 लोगों की मौत हुई, जिनमें 88 बच्चे शामिल हैं। गाजा में भुखमरी से हालात बदतर हैं। हाड़ मांस का शरीर गठरी बन चुका है, पीठ और पेट एक हो चले हैं, धमनियों का रक्त प्रवाह रुक रहा है, दाने दाने को मोहताज बच्चे काल के गाल में समा रहे हैं, पसीज रहा है। 90% घर जमींदोज हो चुके हैं। टेंट में बूढ़े और बच्चे दिन गिन रहे हैं। खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। इजराइल कहता है कि उसने नाकाबंदी में ढील दी है, लेकिन फिलिस्तीन की 2 करोड़ आबादी तक राशन पहुंचाना आसान नहीं है, खासकर तब जब राशन के ट्रक की तरफ बढ़ते हाथ गोलियों से छलनी हो जाए। और अब पश्चिमी देशों की तरफ से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया गया है। फ्रांस और ब्रिटेन के बाद अब कनाडा इसके लिए आगे आया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ऐलान किया है कि औपचारिक रूप से सितंबर 2025 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फिलिस्तीन को मान्यता दे दी जाएगी। हजारों फिलिस्तीनी मारे गए और हजारों अकाल के कगार पर हैं। कनाडा इस बात की निंदा करता है कि इजरायली सरकार ने गाजा में तबाही को इतना बढ़ने दिया। बतौर यूएन और नाटो का संस्थापक सदस्य कनाडा दुनिया में शांति और सुरक्षा की रक्षा करने वाले देशों में से एक है।
मानवाधिकारों की रक्षा करना और घरेलू और विदेशी दोनों स्तरों पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है। इसके साथ ही कनाडा फ्रांस और ब्रिटेन के बाद G7 का तीसरा देश बन गया है, जिसने हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है। कनाडाई पीएम ने फिलिस्तीन के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। अगले साल चुनाव कराना अनिवार्य होगा, जो कि 2006 के बाद पहली बार होगा। चुनाव और शासन में हमास की कोई भागीदारी नहीं होगी। फिलिस्तीनी राज्य का डीमिलिटराइजेशन यानी हथियारों और लड़ाकू क्षमताओं से मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा। कार्नी ने कहा कि उन्होंने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से सीधे बात की है और इन शर्तों पर सहमति मिल गई है। उन्होंने कहा कि गाजा में जो हो रहा है वो मानवता के खिलाफ अपराध जैसा है। कनाडा ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी को 63 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही कनाडा ने 190 करोड़ रुपए की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। हालांकि इसके लिए कनाडा, जॉर्डन और दूसरे कई देशों से भी मदद के लिए हिस्सेदारी ले रहा है। हम फिलिस्तीन को $10 मिलियन की मदद दे रहे हैं। हम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों को तत्काल मदद देने पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचाने के लिए जॉर्डन के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। शांति कायम करने के लिए हम अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ कोशिशों को तेज करेंगे। ये योजना सुनिश्चित करेगी कि फिलिस्तीन में सभी को सुरक्षा और मानवीय मदद मिले। और इजराइल ने कनाडा के इस ऐलान की कड़ी निंदा की है। कनाडा में इजरायली राजदूत इडो मोइड ने कहा है कि ये आतंकवादियों को इनाम देने जैसा है। इससे हमारे ऊपर दबाव बढ़ेगा, लेकिन हम इस दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। कनाडा से पहले फ्रांस और ब्रिटेन फिलिस्तीन को पहले मान्यता देने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि ब्रिटेन ने इजराइल के सामने शर्त रखते हुए फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कही है। ब्रिटेन ने कहा है कि अगर इजराइल हमास के साथ सीज फायर के लिए सहमत नहीं होता है तो वो सितंबर में फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता दे देगा। On the 7th of October 2023, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के इतिहास का सबसे भीषण नरसंहार किया। every day since then, उस दिन से आज तक ये भयावहता जारी है। बंधक आज भी हैं। फिलिस्तीनी लोग भयानक कष्ट सह रहे हैं। अब गाजा में सहायता की विनाशकारी नाकामी की वजह से हम भूख से मरते बच्चों को देख रहे हैं, जिनके लिए खड़ा होना भी मुश्किल है। ये वो तस्वीरें हैं जो जीवन भर हमें याद रहेंगी। इस पीड़ा का अंत होना चाहिए। उधर फ्रांस ने बिना किसी शर्त फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है, जबकि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोप में फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने की बढ़ती मांग का विरोध किया और इसे गलत कदम बताया। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। देखते रहिए आज तक।